नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संभावित होते हैं। और इस टॉपिक का नाम है सेल्स। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है सेल यानी कोशिका। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशिका और उससे जुड़े अन्य फैक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वाला चैप्टर आज आपका। देखिए, पहले तो कुछ फैक्ट हम लोग देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कोशिका की अगर बात की जाए तो हमारे अंदर आता है कि कोशिका है क्या। तो आपको बता दें, कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है बॉडी की? कोशिका। देखिए, मैं बता दूं, मैंने आपको जब इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने पढ़ाई थी आपको, तो वहां पे मैंने बताया था कि किसी भी जीव का निर्माण सेल से होता है। सेल से टिश्यू बनता है। माने जब एक सेल होगी तो एक सेल से जब 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6 यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी तो टिश्यू का निर्माण होगा। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेंगे तो आर्गन बनेगा। आर्गन मीन्स अंग बनेगा। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे तो क्या बनेगा? लिम्ब यानी बॉडी बनेगी। ध्यान दीजिएगा, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से लिम्ब। ठीक है, तो ये आपका एक क्रम है शरीर के निर्माण का। तो किसी भी जीव का, चाहे वो पादप हो या एनिमल हो, दोनों का शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। और कोशिका की खोज की बात अगर की जाए तो लगभग नॉर्मल फैक्ट है, ये जनरल फैक्ट है, सब लोग जानते हैं। इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कब की थी? 1665 में। और इसे उन्होंने अपना एक आर्टिकल छापा था उस जमाने में, जिसे हम उसे नाम दिया था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, कोशिका को उन्होंने छापा किसमें था? जो खोज उन्होंने की थी उसको उन्होंने माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जीवन की क्रियात्मक यानी फंक्शनल और संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, ध्यान दीजिएगा, जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसी भी जीव की प्रारंभिक इकाई होती है। इसे हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। माने यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की इकाई। ठीक है, जीवन की इकाई कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका, जैसे आपने देखा होगा आपने कि मस्तिष्क की हमने बात की थी तो वहां बताया था न्यूरॉन्स, फेफड़ों की बात की थी तो एल्वियोली, किडनी की बात की तो नेफ्रॉन। इसी प्रकार अगर जीवन की बात की जाए तो जीवन की इकाई क्या है? कोशिका है। क्यों? क्योंकि कोशिका जो है किसी भी जीव की प्रारंभिक इकाई होती है और यह फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई होती है। फंक्शनल कैसे? क्योंकि कोशिका ऊर्जा ग्रहण करके आपके कार्यों को संपादित करने में सहायता करती है। और स्ट्रक्चरल कैसे? आपके शरीर की जो संरचना होती है, जो संगठन होता है, वो कोशिका से ही होता है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और अपनी आर्टिकल में अपने जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसमें प्रकाशित किया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और बाद में उन्होंने आपका जो एक सिद्धांत आया कोशिका सिद्धांत लगभग आया कब? 1665 के बाद 1838 में, जिसमें कहा गया सेल थियरी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सेल थियरी जिसे दिया था स्लाइडेन और स्वान नाम वैज्ञानिकों ने। ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब देखिए
कोशिका जो है यह एक संग्राहक क्षेत्र है। क्या है? एक संग्राहक क्षेत्र। माने क्या करती है ये कवरिंग करती है, गैदरिंग करती है, और यह कोशिका झिल्ली द्वारा प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे होती है। मतलब यानी जीव द्रव्य जिसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका बात की जाए, सबसे लंबी कोशिका तो होती है न्यूरॉन्स की। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। और अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका लेंथ में अगर नापा जाए तो न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स कहाँ होती है? आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा होती है। इनकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोशिका बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका तो वो होती है क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात आती है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की। जो ह्यूमन आपका जो स्पर्म है, स्पर्म के जो सेल्स होती हैं वो सबसे छोटी सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, शुक्राणु की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य में कोशिकाओं की जो अनुमानित संख्या होती है वो लगभग 14 यानी वो अरबों और खरबों में होती है। इनकी संरचना जो है क्या बोलते हैं? मैंने बताया आपको कि ये क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है हमारे शरीर की। और इसका जो मध्य भाग होता है उसे नाभिक या क्या बोलते हैं? इसे नाभिक या केंद्रक कहते हैं, यानी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में यानी प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। माने हर एक कोशिका अपना अपना केंद्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक कोशिका का अपना अपना केंद्रक होता है। वनस्पतियों एवं प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो प्लांट की कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तथा जल भी होता है, और अकार्बनिक साल्ट जैसे कि आपके फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट आदि होती हैं। और कोशिकाओं का जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, कोशिकाओं में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी CHO। कोशिकाओं की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब आइए बात करते हैं जीव द्रव्य की। यहाँ से कुछ फैक्ट आपको बताएंगे हम, जो कि आपके स्लाइड में नहीं है। सभी जीवधारियों का शरीर जो है जीव द्रव्य से बनी इकाइयों का बना होता है। जीव द्रव्य में जल सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जीव द्रव्य का आवश्यक भाग है। ठीक है, और जीव द्रव्य जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकता है, और अधिक तापक्रम पर क्या होता है? विघटित हो जाता है। अधिक तापक्रम पर यह विघटित हो जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसे नाम किसने दिया था? हमको ये देखना है। ठीक है, तो इसकी खोज की थी हेलेक्स डुजार्डिन ने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फैक्ट ये आपका एग्जाम में आता है। जीवद्रव्य की जो खोज की थी वो की थी किसने? डुजार्डिन ने। और इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था किसने? परकिंजे ने। आपके 3 फैक्ट हैं और तीनों एग्जाम में आते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया? परकिंजे ने। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? जीवन का भौतिक आधार ये कहा था जूलियस हक्सले ने। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में ऐसे हो जाते हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो हेलेक्स डुजार्डिन ने। उसे नाम किसने दिया? तो परकिंजे ने दिया। और इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ तो कहा जूलियस हक्सले ने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट जीव द्रव्य आप याद रखिएगा। जीव द्रव्य किसी भी जीव का क्या होता है? एक बेस होता है, आधार होता है।
ये देखिए लिखा हुआ है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है और ये किसने कहा है? हक्सले ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब देखिए सेल वॉल की बात की जाए तो ये आता है किसमें? ये आता है सेल ऑर्गन्स में, सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग। भाई कोशिका है तो उसके अंग भी होंगे, कोशिकांग। अब देखिए कोशिकांगों की खोज किसने की? ये मेन फैक्ट है। कोशिकांगों की जो खोज की थी वो की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कोशिकांगों की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और क्या कहते उन्होंने डेड सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स की खोज की थी। और जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग हैं वो है आपका कोशिका भित्ति, आरएनए, डीएनए, आपका राइबोसोम, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी क्या है? ये सभी कोशिका के मुख्य अंग हैं। तो जो कोशिका के जो अंग है उसमें पहला जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है? अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है वो पूछता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और यही कारण है कि पौधों में दृढ़ता यानी रिगिडिटी पाई जाती है। ठीक है? चलिए, समस्त पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थों की एक परत के रूप में पाई जाती है और यह भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो है वह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, सेल्स जो है दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल के अलावा जो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, माने जो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर सेल्स को भी दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो टॉपिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और एनिमल सेल, प्लांट सेल। इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो आपको हम अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है? अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स को कवर कर लेते हैं। तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन यूग्लिना एवं पैरामीशियम जैसे जंतुओं में कोशिका के चारों ओर प्रोटीन की एक परत होती है, इसे पेलिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन यूग्लिना और पैरामीशियम जैसे जंतुओं में यह प्रोटीन की एक परत के रूप में होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। अब देखिए सभी कोशिका भित्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी कोशिका भित्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। याद रखिएगा इसे, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? कोशिका भित्ति के छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। और पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी यूग्लिना कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, यूग्लिना आपको एक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि कनेक्टिव लिंक जो है जीव के कैसे, जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। ठीक है? आर्कियोपटेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। तो ये लिंक जो कनेक्टिव लिंक होते हैं ना, तो आपको हम अलग से बता देंगे। तो यूग्लिना जो है वो एनिमल और प्लांट के बीच क्या है? एक लिंक है। अब देखिए सेल डिवीजन यहां देख लेते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है? चलिए, कोशिकांग आपकी अभी हम फिर से कवर करेंगे। पहले यहां देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? देखिए, कोशिका विभाजन के पश्चात मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है और वृद्धि होती है। मतलब मृत कोशिका यानी डेड सेल से नई कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहलाता है। और इससे क्या होता है? जीवों में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। यह विभाजन तीन प्रकार का होता है: समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है? समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। ध्यान दीजिएगा, तीन विभाजन आपको यहां देखना है: समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री।
चलिए अब देखिए मैंने क्या बोला कि डेड सेल से माने पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। अब देखिए क्या होता है, यह 3 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन, जिसमें पहला है समसूत्री विभाजन। देखिए यहाँ पे लिखा है सम माने क्या? बराबर, यानी इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या होता है? इस प्रकार के विभाजन में जनन कोशिकाएं क्या होती हैं? उसको छोड़कर, माने जो जनन कोशिकाएं हैं, माने सोमैटिक सेल्स हैं, या इसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, इसको छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? अन्य सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? सोमैटिक सेल्स हो जाती हैं, मतलब सोमैटिक सेल्स के रूप में होती है। मतलब कहने का इस प्रकार के विभाजन में जनन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की कोशिकाएं कैसी होती हैं? कायिक कोशिकाएं होती हैं। और इस विभाजन को 5 अवस्थाओं में, माने 5 स्टेज में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? अंतरावस्था यानी इंटरफेज। यह 2 कोशिकाओं के विभाजन की वह अवधि है जब कोशिकाएं स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतरावस्था क्या है? यह वह अवस्था है जब 2 कोशिकाएं या जब कोशिकाएं अपने आप को विभाजन के तैयार करती हैं। पूर्वावस्था प्रोफेज, यह विभाजन क्या है? विभाजन की प्रथम अवस्था है। मध्यावस्था मेटाफेज, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र जो है क्या? मध्य अवस्था पर यानी मध्य रेखा पर आ जाता है। मध्यावस्था में क्या होता है? गुणसूत्र सेंटर में आ जाता है। और एक है पश्चावस्था यानी एनाफेज। इस अवस्था में क्रोमैटिड जो है, माने जो क्रोमैटिड क्या, ये देखिए यह गुणसूत्र है। गुणसूत्र जो है क्या होता है? अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो यह वह अवस्था है जब क्रोमैटिड जो है यू आकार के, वी आकार के और यल आकार के आकृति में बढ़ जाते हैं और एक स्पिंडल की तरह खींचने लगते हैं। स्पिंडल माने क्या? एक ध्रुव की तरह खींचने लगते हैं। और अंत में आती है अंत्यावस्था है टेलोफेज। इसमें जो संतति गुणसूत्र होता है, संतति गुणसूत्र माने क्या? डॉटर क्रोमोसोम, यह विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, जिससे केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कला बन जाती है, माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। और केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस फिर से प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से 2 संतत केंद्रक बन जाते हैं। माने अंत्यावस्था में क्या होता है? जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वह अपोजिट स्पिंडल पे चला जाता है और क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। इस विभाजन में केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं के युग्मक कोशिकाओं का बनना होता है। माने इस विभाजन में क्या होता है? केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं के युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जंतुओं के शुक्राणु और अंडाणु एवं पौधों में नर एवं मादा युग्म बनते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जो है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी नर और मादा के जो युग्मक हैं, गैमेट्स हैं, वो बनते हैं। जिसमें जैसे मेल गैमेट्स क्या है? शुक्राणु है, और फीमेल गैमेट्स क्या है? अंडाणु यानी ओवा, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु संयोजित होकर, माने क्या? कंजुगेट होकर के द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, जिससे जीव का निर्माण होता है। और यह द्विगुणित कोशिका जाइगोट कहलाती है। फिर इसका जवाब सुनिए। जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें 2 कोशिकाएं यानी मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स यानी शुक्राणु और अंडाणु कंजुगेट होते हैं और मिल करके एक द्विगुणित कोशिका यानी जाइगोट माने भ्रूण, जाइगोट मींस भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिससे किसी जीव का निर्माण होता है। और अब आते हैं असूत्री कोशिका विभाजन, लास्ट वाला है। यह विभाजन एक कोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है और कोशिका द्रव्य अंत में 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। जो असूत्री विभाजन है, माने एमिटोसिस, यह किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। और इसमें जो है केंद्रक क्या करता है? केंद्रक पहले बढ़ जाता है, बाद में कोशिका द्रव्य जो है 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, फिर से देखते हैं। हमने आपको कोशिका भित्ति बता ही दिया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है, तो आपको बताना होगा कोशिका भित्ति का पाया जाना। अब यहाँ पे देते हैं पहला
कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, माने वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जो क्या करती है? कोशिकाओं का आउटर मेम्ब्रेन यानी वह बाहरी आवरण का निर्माण करती है। यह जो होती है निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति की मैंने बात की अगर, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव बनी होती है, और यह केवल किसमें होती है? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, जबकि जीवाणुओं में माने बैक्टीरिया में और कवक यानी फंगी में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, और शैवालों एवं हरे पौधों में सेलुलोज की बनी। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु और कवक में यह किसकी बनती है? कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन हरे पौधों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। चलिए अब आते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। भाई मेरे यूकेरियोटिक्स है क्या? यूकेरियोटिक्स, कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन माने क्या? केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता हो उसे यूकेरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण और विकसित केंद्रक पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स कहते हैं। और आपको बता दें कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सामान्यतः केंद्रक पाया जाता है, और प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक आदि की कुछ जातियों में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। ठीक है, शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड 3.5%, डीएनए 10% और आरएनए 2.3% होता है। ध्यान दीजिएगा, भार के शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड 3.5%, डीएनए 10% और आरएनए 2.3% होता है। केंद्रक के चारों ओर एक महीन कला होती है, माने एक महीन आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक कला बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक के ऊपर एक महीन आवरण होता है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। इस केंद्रक कला में केंद्रक द्रव्य भरा होता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने वहां पढ़ा ना प्रोटोप्लाज्म, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहेगा उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे, केंद्रक के भीतर जो द्रव्य रहेगा उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे। क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं? गुणसूत्र किसका बना होता है? क्रोमैटिन थ्रेड्स का ही बना होता है। क्रोमैटिन धागे ही बाद में स्पिंडल का रूप लेके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। यह धागों के जाल के रूप में होता है, यानी केंद्रक का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वह क्या है? क्रोमैटिन धागे। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं और छोटे होते हैं और मोटे जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। मैंने बताया आपको कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं ये श्रिंक होकर के छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और इसे वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था। बच्चों मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूं ये समझ लीजिए आप कि ये बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम दिया था, क्रोमोसोम का नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने, लेकिन खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में मिलता है। नीट माने आपका पीएमटी, ठीक है, तो मेडिकल के एग्जाम मिलता है स्ट्रासबर्गर वाल्डेयर का। तो स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी, जबकि वाल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम का नाम दिया था। चलिए अब देखिए, जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक कवर यानी एक लेयर से ढके होते हैं, जिन्हें पेलिकल कहते हैं। इसमें एक जेली सदृश पदार्थ यानी इसमें जेली सा एक पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र में एक जेली लाइक पदार्थ यानी मैटर भरा होता है जिसे पेलिकल में जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
कोशिका एक प्रकार का द्रव है, माने क्या है, एक लिक्विड है जो कोशिकाओं के अधिकांश भाग में होता है और इसकी झिल्लियों में भीतर पाया जाता है। कोशिका द्रव कहाँ होता है, कोशिका के अधिकांश भाग में इसकी जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके भीतर ये पाया जाता है। और कोशिका की क्रियाएं, जो इसकी एक्टिविटीज होती हैं, इसी द्रव पर निर्भर करती है। माने कोशिका की सारी क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं, तो वो निर्भर किस पर करती हैं, कोशिका द्रव्य पर। ठीक है। रिक्तिका, वैकोल्स। रिक्तिका क्या है, ये वैकोल्स। रिक्तिकाओं में द्रव के रूप में एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका रस यानी सेल सैप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिक्तिका जो होती है वैकोल्स, जिसे रसधानियां भी कहते हैं, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका रस कहते हैं। और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो कि एक वर्णक है, इसकी रिक्तिका उपस्थित होने के कारण फूलों एवं फलों में विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए कि फूलों और फलों में जो रंग होते हैं, अनेक रंग के विभिन्न रंग होते हैं ना, रंग बिरंगी, वो किसके कारण होते हैं, किसके कारण, तो एंथोसाइनिन के कारण। ध्यान दीजिएगा, फूलों का रंग, फलों का रंग किस पे डिपेंड करता है, एंथोसाइनिन के कारण। चलिए अब आते हैं लवक यानी प्लास्टिड पर। प्लास्टिड, इसकी खोज किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने। ध्यान दीजिएगा, लवक की खोज किसने की थी, हैकल ने। लवक सिर्फ पादपों में होते हैं, माने केवल प्लांट में होते हैं। लवक फाउंड ओनली इन प्लांट्स। एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में लवक नहीं होते। और लवक जो है किसके, कितने प्रकार के होते हैं अभी बताएंगे आपको हम। देखिए, लवक मुख्यतः कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। जैसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, लवक की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने। लवक को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं, पादप का रसोई घर बोलते हैं। आप देखते हो ना, हरित लवक। तो देखिए, अपनी उपस्थिति के आधार पर लवक जो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। मेरी बातों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लवक तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ आपकी स्लाइड में नहीं है, लिखा तो है बट वो डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें हम। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित लवक है, माने पौधे के हरे भागों में पाए जाने वाला ऊतक। ठीक है, पौधे के हरे भागों में पाए जाने वाला ऊतक। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम माने क्या होता है, रंगीन, रंग होता है। पौधे के सभी रंगीन भागों में पाए जाने वाला क्या, लवक। जैसे फलों में, फूलों में, पत्तियों में। और आपका लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, पौधे की जड़ों में, तनों में, इस समय पाया जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हरित लवक, इसे बोलते हैं वर्णी लवक, मतलब रंगीन लवक। और इसे बोलते हैं रंगहीन या अवर्णी लवक। क्लियर, क्लियर हो रहा होगा, बताइएगा हमको। तो पौधे के हरे भागों में पाया जाने वाला लवक, पौधे के रंगीन भाग यानी फलों में, फूलों में और जड़ों में, तनों में पाया जाने वाला लवक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टमाटर के तरुण अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। टमाटर, एक क्वेश्चन आता है ना कि टमाटर का रंग हरे से लाल हो जाता है, क्यों? अब भाई जाहिर सी बात है, हरा रहेगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, तभी तो हरा रहेगा। लेकिन जब टमाटर लाल लाल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। तो कहने का मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है, यानी हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। तो टमाटर के तरुण अंडाशय में माने प्रारंभिक अवस्था में ल्यूकोप्लास्ट होता है, कच्चे फल में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट तथा फल पकने पर वर्णी लवक। ठीक है,
जब फल जो है हरे से लाल हो जाए, पीला हो जाए, बैंगनी हो जाए, तो कहने का मतलब जो हरित लवक है वो वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, चलिए लवक 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ल्यूकोप्लास्ट ये पौधों की जड़ों में और भूमिगत तनों में होते हैं और क्या करते हैं, स्टार्च का संग्रहण करते हैं। स्टार्च क्या है, प्लांट का क्या, प्लांट सेल का क्या है, संचित भोजन है मेरे भाइयों, सेव्ड फूड है, याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। पादप कोशिकाओं का संचित भोजन क्या है, स्टार्च है, और एनिमल सेल का क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या करते हैं ये, पौधों की जड़ों में और भूमिगत तनों में होते हैं और स्टार्च का सेविंग करते हैं। हरित लवक ये क्या होते हैं, ये पौधे के हरे भागों में होते हैं और इसमें क्या होता है, एक हरा रंग का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो हरित लवक कहाँ होता है, पौधे के हरे भागों में, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पौधे कुछ भाग क्या होते हैं, हरे दिखाई देते हैं। उच्च पौधों की पत्तियों में मीसोफिल होता है जो पौधों के तनों के क्लोरेंकाइमा में होता है। क्लोरेंकाइमा में क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आइए ये देखते हैं लास्ट वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। यह पीले, लाल व नारंगी रंगों के लवक होते हैं जिनके वर्णक कैसे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और भी रंग बनाते हैं। मतलब जो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, वह पौधे के सभी रंगीन भागों में होता है और फूलों के और फलों के रंग का निर्माण ये करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेल पार्ट 2 होगा, इसमें हम बात करेंगे अन्य कोशिकांगों की और जो कोशिकाओं के अन्य भाग हैं, अन्य फैक्ट है, उसको हम देखेंगे। तब तक बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए हमारी क्लास को और अन्य जो टीचर्स हैं उनकी भी क्लास को रेगुलर देखते रहिए और आप अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।